चलिए देखते हैं जियोग्राफी के एनसीईआरटी क्लास 11 के 13 चैप्टर है। चैप्टर के नाम है महासागरीय जल संचलन के बारे में देखेंगे। महासागरीय जल स्थिर न होकर गतिमान है और इसकी भौतिक विशेषताएं जैसे तापमान, खारापन, घनत्व तथा बाह्य बल जैसे सूर्य, चंद्रमा तथा वायु अपने प्रभाव से महासागरीय जल को गति प्रदान करते हैं। और महासागरीय जल में क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों प्रकार की गतियां होती हैं। महासागरीय धाराएं और लहरें क्षैतिज गति से संबंधित है, ज्वार भाटा ऊर्ध्वाधर गति से संबंधित है। और महासागरीय धाराएं एक निश्चित दिशा में बहुत बड़ी मात्रा में जल का लगातार बहाव है, और जबकि तरंगे जल की क्षैतिज गति है। धाराओं में जल एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचता है, जबकि तरंगों में जल गति नहीं करता, लेकिन तरंग के आगे बढ़ने का क्रम जारी रहता है। ऊर्ध्वाधर गति महासागरों एवं समुद्रों में जल के ऊपर उठने तथा नीचे गिरने से संबंधित है। सूर्य एवं चंद्रमा के आकर्षण के कारण महासागरीय जल एक दिन में 2 बार ऊपर उठते एवं नीचे गिरते हैं। उसके बाद अधस्तल से ठंडे जल का उत्प्रभाव एवं अप्रभाव महासागरीय जल के ऊर्ध्वाधर गति के प्रकार है। तरंगे के बारे में देखें तो तरंगे वास्तव में ऊर्जा है, जल नहीं, जो कि महासागरीय सतह के आर पार गति करते हैं। तरंगे में जल कण छोटे वृत्ताकार रूप में गति करते हैं। वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है, जिससे तरंगे उत्पन्न होती है। वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती है तथा ऊर्जा तट रेखा पर निर्मुक्त होती है। सतह जल की गति महासागरों के गहरे तल के स्थिर जल को कदाचित ही प्रभावित करती है। जैसे ही एक तरंग महासागरीय तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है। और ऐसा गत्यात्मक जल के मध्य आपस में घर्षण होने के कारण होता है तथा जब जल की गहराई तरंग के तरंग दैर्घ्य के आधे से कम होती है, तब तरंग टूट जाते हैं और बड़ी तरंगे खुले महासागरों में पाई जाती है। तरंगे जैसे ही आगे की ओर बढ़ती है, बड़ी होती जाती है तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती है। और अधिकतर तरंगे वायु के जल की विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती है। और जब 2 नॉट या उससे कम वाली सीमांत शांत जल पर बहती है, तब छोटी छोटी ऊर्मिकाएं बनती है तथा वायु की गति बढ़ने के साथ ही इनका आकार बढ़ता जाता है। अब जब तक इसके टूटने से सफेद बुलबुले नहीं बन जाते, तट से पास पहुंचने, टूटने तथा सफेद बुलबुले में से सर्फ की भांति घुलने से पहले तरंग हजारों किलोमीटर की यात्रा करती है। और एक तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण बननी होगी। और कम एवं नियमित गति वाले तरंगों की उत्पत्ति दूरस्थ स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। और तरंगे के उच्चतम बिंदु या पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी यह कितने समय तक प्रभावी है तथा उस क्षेत्र के ऊपर कितने समय से एक ही दिशा में प्रवाहमान है। और तरंगे गति करती है क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों को नीचे की ओर खींचता है और गिरता हुआ जल पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर ढकेलता है। एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है और तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है। और यह इंगित करता है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे तथा ऊपर की ओर होता है एवं लौटती हुई तरंग पर नीचे तथा पीछे की ओर होता है। उसके बाद तरंगों की विशेषताएं के बारे में देखें तो तरंग शिखर एवं गर्त। एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदु को क्रमशः शिखर एवं गर्त कहा जाता है। और उसके बाद तरंग की ऊंचाई, दूसरा है तरंग की ऊंचाई, तो यह एक तरंग के गर्त के अधस्तल से शिखर के ऊपरी भाग की ओर ऊर्ध्वाधर दूरी है। अवश्य तरंग आयाम है, यह तरंग की ऊंचाई का आधा होता है। उसके बाद तरंग काल है, तो तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले 2 लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का समानांतराल है। और उसके बाद तरंग दैर्घ्य है, तो यह 2 लगातार शिखरों या गर्तों के बीच की क्षैतिज दूरी है। उसके बाद तरंग गति है, तो जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं तथा इसे नॉट में मापा जाता है। और तरंग आवृत्ति है लास्ट वाला, तो यह 1 सेकेंड के समानांतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है। उसके बाद ज्वार भाटा के बारे में देखें तो चंद्रयान में सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में एक बार या तो 2 बार समुद्र तल का नियतकालिक उठने या गिरने को ज्वार भाटा कहा जाता है। और जलवायु संबंधी प्रभाव यानी वायु एवं वायुमंडल दाब में परिवर्तन के कारण जल की गति को महोर्मी में कहा जाता है। और महोर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होती और ज्वार भाटाओं का स्थानिक एवं कालिक रूप में अध्ययन
बहुत ही जटिल है, क्योंकि इसके आवृत्ति, परिणाम तथा ऊंचाई में बहुत अधिक भिन्नता होती है। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटाओं की उत्पत्ति होती है। तथा दूसरा कारक अपेक्षा अपकेंद्रीय बल है। दूसरा कारक अपकेंद्रीय बल है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होते हैं। और चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। जब विपरीत भाग पर चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षक बल उसकी दूरी के कम कारण होता है, तब अपकेंद्रीय बल दूसरी तरफ ज्वार उत्पन्न करता है। ज्वार उत्पन्न करने वाले बल, इन दो बलों के बीच में अंतर है, यानी चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण तथा अपकेंद्र बल। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले भागों में अपकेंद्रीकरण बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, और इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से दूसरी तरफ कम होती है, क्योंकि यह भाग चंद्रमा से अधिकतम दूरी पर है तथा यहाँ अपकेंद्रीय बल प्रभावशाली होती है। अतः यह चंद्रमा से दूर दूसरा उभार पैदा करती है। पृथ्वी के धरातल पर क्षैतिज ज्वार उत्पन्न करने वाले बल ऊर्ध्वाधर बलों से अधिक महत्वपूर्ण है, जिनमें ज्वारीय उभार पैदा होती है। उसके बाद कनाडा में एक है, कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा के बारे में। तो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, क्योंकि वहां पर दो उच्च ज्वार एवं दो निम्न ज्वार प्रतिदिन आते हैं, लगभग 24 घंटे के समय में। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आते हैं। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है। अब इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्र के बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुंचे, जो प्रायः वहां से होते हैं, आप ज्वार देखना न भूले। अगर आप 1 घंटे तक वहां हैं, तब आप पाएंगे कि जहां से आपने शुरू किया था, वहां पहुंचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। जहां प्रायद्वीपीय मग्न तट अपेक्षाकृत विस्तृत है, वहां ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। जब ये ज्वारीय उभार मध्य महासागरीय द्वीपों में टकराते हैं, तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है। तटों के पास ज्वारनद और खाड़ियों की आकृतियों की ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करते हैं। अशंख्वाकार खाड़ी ज्वार के परिणाम को आश्चर्यजनक तरीके से बदल देता है, और जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वार नद मुखों से गुजरता है, तो उसे ज्वारीय धारा कहा जाता है। उसके बाद ज्वार भाटा के प्रकार देखें तो ज्वार की आवृत्ति, दिशा एवं गति में स्थानीय और सामयिक भिन्नता पाई जाती है। ज्वार भाटाओं को उनकी बारंबारता एक दिन में या 24 घंटे में या उसकी ऊंचाई के आधार पर विभिन्न प्रकारों में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे आवृत्ति पर आधारित ज्वार भाटा देखें तो अर्धदैनिक ज्वार, यह सबसे सामान्य ज्वारीय प्रक्रिया है, जिसके अंतर्गत प्रत्येक दिन 2 उच्च या 2 निम्न ज्वार आते हैं, और 2 लगातार उच्च एवं निम्न ज्वार लगभग समान ऊंचाई में होती है। उसके बाद दैनिक ज्वार, तो इसमें प्रतिदिन केवल एक उच्च एवं एक निम्न ज्वार होते हैं, और उच्च एवं निम्न ज्वारों की ऊंचाई समान होती है। उसके बाद मिश्रित ज्वार है, ऐसे ज्वार भाटा जिनकी ऊंचाई में भिन्नता होती है, उसे मिश्रित ज्वार भाटा कहा जाता है। ये ज्वार भाटा सामान्यतः उत्तर अमेरिका के पश्चिमी तट पर प्रशांत महासागर के बहुत से द्वीप समूहों पर उत्पन्न होती है। और सूर्य, चंद्रमा एवं पृथ्वी के स्थिति पर आधारित ज्वार भाटा को वो देखें तो उच्च ज्वार की ऊंचाई में भिन्नता पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति पर निर्भर करती है। बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार इसी वर्ग के अंतर्गत आती है। उसके बाद बृहद ज्वार देखें तो पृथ्वी के संदर्भ में सूर्य एवं चंद्रमा की स्थिति ज्वार की ऊंचाई को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। जब तीनों एवं सीधे रेखा में होती है, तब ज्वारीय उभार अधिकतम होगा, और इनको बृहद ज्वार भाटा कहा जाता है। तथा ऐसा महीनों में 2 बार होता है, पूर्णिमा के समय तथा दूसरा अमावस्या के समय होता है। उसके बाद में ज्वार देखें तो सामान्यतः बृहद ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच 7 दिन का अंतराल होता है, और इस समय चंद्रमा एवं सूर्य के एक दूसरे के समकोण पर होता है, तथा सूर्य एवं चंद्रमा के गुरुत्व बल एक दूसरे के विरुद्ध कार्य करते हैं। चंद्रमा का आकर्षक सूर्य के 2 गुने से अधिक होते हुए भी यह बल सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के समक्ष धूमिल हो जाता है। चंद्रमा का आकर्षक अधिक इसलिए है क्योंकि वह पृथ्वी के अधिक निकट है। महीने में एक बार जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है, उसे
उपभू कहते हैं। असामान्य रूप से उच्च एवं निम्न ज्वार उत्पन्न करता है। इस दौरान ज्वारीय क्रम सामान्य से अधिक होगा और 2 सप्ताह के बाद जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिकतम दूरी पर, उसे अपभू कहते हैं, उस अधिकतम दूरी पर होता है, तब चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल सीमित होता है तथा ज्वार भाटा के क्रम उनकी औसत ऊंचाई से कम होता है। जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है, तो उसे अपसौर कहते हैं। तो उस समय प्रत्येक साल 3 जनवरी के आसपास उच्च एवं निम्न ज्वारों के क्रम को असामान्य रूप से अधिक न्यून होते हैं और जब पृथ्वी सूर्य से सबसे दूर होती है उसे अपसौर कहते हैं। तो उस समय प्रत्येक वर्ष 4 जुलाई के आसपास ज्वार के क्रम औसत की अपेक्षा बहुत कम होता है और उच्च ज्वार और निम्न ज्वार के बीच का समय जब जलस्तर गिरता है तब भाटा कहलाता है और जब उच्च ज्वार एवं निम्न ज्वार के बीच का समय जब ज्वार ऊपर चढ़ता है तो उसे बहाव या बाढ़ कहा जाता है। ज्वार भाटा का महत्व के बारे में देखें तो चूंकि पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य की स्थिति ज्वार की उत्पत्ति के कारण है और इनकी स्थिति में सही ज्ञान से ज्वारों का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। यह नौसंचालकों और मछुआरों को उनके कार्य संबंधी योजनाओं में मदद करती है। नौसंचालन में ज्वारीय प्रवाह का अत्यधिक महत्व है। ज्वार की ऊंचाई बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, खासकर नदियों के किनारे वाले पोताश्रय पर एवं ज्वार नद मुख के भीतर, जहां प्रवेश द्वार पर छिछले रोधिका होती है जो कि नौकाओं एवं जहाजों को पोताश्रय में प्रवेश करने से रोकती है। ज्वार भाटा तटछटों के डिसिल्टेशन में भी मदद करती है तथा ज्वार नद मुख से प्रेरित जल को बाहर निकालने में भी मदद करती है। ज्वारों का इस्तेमाल विद्युत शक्ति, जो कर्नाटक, फ्रांस, रूस एवं चीन में है, तो विद्युत शक्ति उत्पन्न करने में भी किया जाता है एवं 3 मेगावाट शक्ति का विद्युत संयंत्र पश्चिम बंगाल में सुंदरबन के दुर्गा दुवानी में लगाया जाता है। उसके बाद महासागरीय धाराएं के बारे में देखें। महासागरीय धाराएं महासागरों से नदी प्रवाह के समान है और ये निश्चित मार्ग और दिशा में जल के नियमित प्रवाह को दर्शाते हैं और महासागरीय धाराएं 2 प्रकार के बलों के द्वारा प्रभावित होते हैं। ये है प्राथमिक बल जो जल की गति को प्रारंभ करते हैं, दूसरा है द्वितीयक बल जो धाराओं के प्रवाह को नियंत्रित करते हैं। प्राथमिक बल जो धाराओं को प्रभावित करते हैं वे हैं, इसमें पहला है सौर ऊर्जा से जल का गर्म होना, दूसरा है वायु, तीसरा है गुरुत्वाकर्षण तथा चौथा है कोरियोलिस बल। और सौर ऊर्जा से गर्म होकर जल फैलता है और यही कारण है कि विद्युत वृत्त के पास महासागरीय जल का स्तर मध्य अक्षांशों की अपेक्षा 80 सेंटीमीटर अधिक ऊंचा होती है। इसके कारण बहुत कम प्रवणता उत्पन्न होती है तथा जल का बहाव ढाल से नीचे की तरफ होता है और महासागर के सतह पर बहने वाली वायु जल को गतिमान करती है। इस क्रम में वायु एवं पानी की सतह के बीच उत्पन्न होने वाला घर्षण बल जल की गति को प्रभावित करता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण जल नीचे बैठता है और यह एकत्रित जल दाब प्रवणता में भिन्नता लाता है। कोरियोलिस बल के कारण उत्तरी गोलार्ध में जल की गति की दिशा के दाहिनी तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में बाईं की ओर प्रवाहित होती है तथा इसके चारों ओर बहाव को वलय कहा जाता है और इसके कारण सभी महासागरीय बेसिनों में बृहद वृत्ताकार धाराएं उत्पन्न होती है। पानी के घनत्व में अंतर महासागरीय जल धाराओं के ऊर्ध्वाधर गति को प्रभावित करती है। अधिक खारा जल निम्न खारे जल की अपेक्षा ज्यादा सघन होता है तथा इसी प्रकार ठंडा जल गर्म जल की अपेक्षा अधिक सघन होता है। सघन जल नीचे बैठता है जबकि हल्के जल की प्रवृत्ति ऊपर उठने की होती है और ठंडे जल वाली महासागरीय धाराएं तब उत्पन्न होती है जब ध्रुवों के पास वाले जल नीचे बैठते हैं एवं धीरे धीरे विषुवत वृत्त की ओर गति करते हैं। और गर्म जल धाराएं विषुवत वृत्त से सतह के साथ होते हुए ध्रुव की ओर जाती है और ठंडे जल का स्थान ले लेती है। महासागरीय जल धाराओं की कुछ विशेषताएं देखें तो धाराओं की पहचान उनके प्रवाह से होती है। सामान्यतः धाराएं सतह के निकट सर्वाधिक शक्तिशाली होती हैं और यहाँ इनकी गति 5 नॉट से अधिक है और गहराई में धाराओं की गति धीमी हो जाती है जो 0.5 नॉट से भी कम हो जाती है। और हम किसी धारा की गति को उसके प्रवाह के रूप में जानते हैं। वाह को नॉट में मापा जाता है। धारा की शक्ति का संबंध उसकी गति से होता है।
उसके बाद महासागरीय धाराओं के प्रकार में देखें तो महासागरीय धाराओं को उनकी गहराई के आधार पर ऊपरी या सतही जलधारा और गहरी जलधारा में वर्गीकृत किया जा सकता है। जैसे पहला है इसमें ऊपरी जलधारा। तो महासागरीय ऊपरी जलधारा में देखें तो महासागरीय जल का 10% भाग सतही या ऊपरी जलधारा है और यह जलधाराएं महासागरों में 400 सेंटीमीटर की गहराई तक उपस्थित होते हैं। उसके बाद दूसरी है गहरी जलधाराएं। तो ये महासागरीय जल का 90% भाग गहरी जलधाराएं के रूप में है और ये जलधाराएं महासागरों में घनत्व और गुरुत्व की भिन्नता के कारण बहती है और उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जहां तापमान कम होने के कारण घनत्व अधिक होता है वहां गहरी जलधाराएं बहती है, क्योंकि यहाँ अधिक घनत्व के कारण पानी नीचे की तरफ बहता है। महासागरीय धाराओं को तापमान के आधार पर गर्म और ठंडी जलधाराओं में वर्गीकृत किया जाता है। जैसे पहला है ठंडी जलधाराएं और ठंडा जल गर्म जल क्षेत्रों में आती है और ये महाद्वीपों के पश्चिम तट पर बहती है। ऐसा दोनों गोलार्धों में निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है और उत्तरी गोलार्ध के उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में ये जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तट पर बहती है। दूसरा है गर्म जलधाराएं। गर्म जल को ठंडे जल क्षेत्रों में पहुंचाती है और प्राय महाद्वीपों के पूर्वी तटों पर बहती है। ये दोनों गोलार्धों के निम्न और मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में होता है। उत्तरी गोलार्ध में ये जलधाराएं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिम तट पर बहती है। उसके बाद प्रमुख महासागरीय धाराएं देखें तो प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवन और कोरियोलिस प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती है। महासागरीय जलधाराओं का प्रभाव वायुमंडलीय प्रवाह से मिलता जुलता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। दक्षिण गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती है। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होती है और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुकरण करती है। मानसून प्रधान क्षेत्रों में मानसून पवनों का प्रवाह जलधाराओं के प्रवाह को प्रभावित करती है और निम्न अक्षांशों से बहने वाली गर्म जलधाराएं कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपने बाईं तरफ और दक्षिण गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती है। महासागरीय जलधाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों में ऊष्मा को स्थानांतरित करते हैं। आर्कटिक और अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्णकटिबंधीय और विषुवत क्षेत्रों की तरफ प्रभावित होती है और प्रवाहित होती है, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती है और विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र जैसे 30.3 में दर्शाया गया है। देखेंगे प्रशांत अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए आप और प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित किया जा सकता है, इसका हम चित्र भी बना सकते हैं। और देखें महासागरीय धाराओं के प्रभाव। महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिम तट पर ठंडी जलधाराएं बहती है। ये विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़कर और उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं व साथ ही दैनिक और वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क है। मध्य और उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिम तटों पर गर्म जलधाराएं बहती है, जिसके कारण वहां एक अलग यानी अनूठी जलवायु पाई जाती है और इन क्षेत्रों में ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम, गर्म के शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर भी कम होता है। उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों की पूर्वी तटों के समानांतर बहती है। अब इसी कारण यहाँ जलवायु गर्म और आर्द्र यानी वर्षा कारक होती है और ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंधीय के प्रति चक्रवर्तीय क्षेत्रों के पश्चिम किनारों पर स्थित है। जहाँ गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है और संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्र यानी जहां गर्म और ठंडी जलधाराएं मिलती है उसमें पाई जाती है। ये 30.3 चित्र है महासागरों में प्रमुख जलधाराएं।